अक्सर जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक अजीब सी एक परफेक्शन की उम्मीद होती है, राइट? बिल्कुल, मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह सटीकता। मान लीजिए किसी के हाथ में चोट लगी, एक्सरे निकाला गया और उस काली फिल्म पर एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लकीर दिख गई। और डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही दिक्कत, एकदम साफ। हाँ, ये एकदम स्पष्ट होता है। इंसान के तौर पर ना हमें ऐसी चीजें बहुत पसंद है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें एक एकदम स्पष्ट कैटेगरी में रखा जा सके। क्योंकि ये पूरी तरह से बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर जब हम आज की डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक स्मार्टफोन के अलग अलग ऐप्स हैं, वो एक दूसरे से या दुनिया के किसी दूसरे कोने में रखे सर्वर से कैसे बात करते हैं, तो वो एक्सरे मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल काम नहीं करते लोग। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही सच कहा जाए तो बहुत ही धुंधला और जटिल है। और तकनीकी दुनिया में इसे सबसे सटीक डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स या धुंधला पानी कहा जा सकता है। बाहर से तो सब कुछ बस एक स्वाइप या बटन दबाने जितना आसान लगता है। हाँ, जैसे बस टैप किया और काम हो गया। राइट। लेकिन बैकग्राउंड में जो बातचीत चल रही है ना, वो किसी विशाल ग्लोबल नेटवर्क की तरह बेहद पेचीदा और अदृश्य होती है। और इसी धुंधलेपन को आज की इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हम बिल्कुल उस एक्सरे की तरह साफ करने वाले हैं। क्या बात है। आज का हमारा विषय ना आधुनिक वेब डेवलपमेंट की दुनिया के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आधारित है, और वो है ASP.NET कोर के साथ रेस्टफुल APIs बनाना। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। हाँ, और हमारा मिशन बहुत साफ है। जो लोग तकनीकी दुनिया के इस हिस्से को समझना चाहते हैं, उनके लिए हम इस विषय से सारे तकनीकी भारी भरकम शब्दों को हटा देंगे, सारा जार्गन बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल। हम गहराई से ये समझेंगे कि आखिर ये रेस्टफुल APIs क्या बला हैं और माइक्रोसॉफ्ट का ASP.NET कोर इन्हें बनाने के लिए दुनिया भर के डेवलपर्स की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि एप्स आपस में बात कैसे करते हैं, तो हम असल में आधुनिक इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी को समझ रहे होते हैं। एकदम सही। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे बहुत ही शांत, तार्किक और व्यवस्थित इंजीनियरिंग काम कर रही है। और इस पूरी प्रोसेस में API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टफुल APIs के मूल सिद्धांतों की। रेस्ट का मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब ये कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, बल्कि ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, नियमों का एक सेट है। राइट, जो ये तय करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे होगा, और ये मुख्य रूप से HTTP रिक्वेस्ट का उपयोग करता है। सही कहा। तो इस आर्किटेक्चर के ना 5 मुख्य सिद्धांत हैं। हाँ, जो इसे इतना कारगर बनाते हैं। पहला है स्टेटलेसनेस, दूसरा है क्लाइंट सर्वर सेपरेशन, ओके। तीसरा है यूनिफॉर्म इंटरफेस, चौथा कैशेबिलिटी, और पांचवा है लेयर्ड सिस्टम। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये जो पहला सिद्धांत आपने बताया, स्टेटलेसनेस या स्टेटलेस होना, ये शब्द सुनने में ना बहुत ही तकनीकी और रूखा लगता है। हाँ, काफी जार्गन हैवी लगता है। लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां का जो वेटर है उसे हर बार टेबल पर आने पर भूलने की बीमारी हो जाती है। एमनीजिया हो जाता है उसे। हाँ, एमनेशिया। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। तो मतलब हर बार जब वो व्यक्ति वेटर से कुछ मांगता है, मान लीजिए उसे अपनी डिश के साथ एक्स्ट्रा चटनी चाहिए, तो उसे वेटर को अपना नाम, अपनी टेबल का नंबर, अपनी पूरी डिश का विवरण और ये कि वो पहले क्या खा चुका है, सब कुछ दोबारा बताना पड़ता है। ओह! वेटर को ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि 2 मिनट पहले उसी ने उस व्यक्ति को खाना परोसा था। वेब की दुनिया में ना क्लाइंट की हर एक रिक्वेस्ट में सर्वर के लिए वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जरूरी है। मतलब सर्वर कुछ भी याद नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि असल दुनिया के रेस्टोरेंट में ये भूलने की बीमारी न एक बहुत बड़ी आपदा होगी। हाँ, लोग तो चिढ़ जाएंगे कि भाई अभी तो बताया था। एग्जैक्टली। लेकिन वेब डेवलपमेंट की दुनिया में सर्वर के लिए ये भूलने की बीमारी असल में एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान कैसे? मुझे तो ये बहुत ही थकाऊ काम लगता है कि हर बार सारी जानकारी दोबारा भेजनी पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वर को पिछली बातें या पिछले स्टेट याद नहीं रखने पड़ते। इसका मतलब है कि सर्वर की मेमोरी पूरी तरह से खाली रहती है। अच्छा।
अब सोचिए अगर अचानक से 1 लाख लोग एक साथ किसी ऐप पे रिक्वेस्ट भेजने लगे, बाप रे। तो सर्वर को हर एक इंसान का इतिहास या प्रोफाइल अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं रखना है। वो बस एक रिक्वेस्ट पकड़ता है, उसमें दी गई जानकारी के आधार पर डेटाबेस से डेटा निकालता है, जवाब भेजता है और तुरंत उस क्लाइंट को भूल जाता है। इससे सर्वर के संसाधन बचते हैं और सिस्टम बेहद तेज और स्केलेबल हो जाता है। ओ, अब मैं समझा। अगर सर्वर को सब कुछ याद रखना पड़ता ना, तो वो भारी ट्रैफिक में बुरी तरह क्रैश हो जाता। समझ गया। मतलब ये एक तरह का फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म है जो पूरे इंटरनेट को बिना क्रैश हुए चलने देता है। बिल्कुल। और बाकी के सिद्धांत भी इसी विचार को सपोर्ट करते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर सेपरेशन। यस। इसका सीधा सा मतलब है कि मोबाइल ऐप जो कि क्लाइंट है और पीछे काम करने वाला डेटाबेस जो सर्वर है, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। एकदम सही। मोबाइल ऐप को नहीं पता कि डेटाबेस कैसे काम करता है और डेटाबेस को नहीं पता कि मोबाइल ऐप की डिजाइन कैसी है। राइट। और जो यूनिफॉर्म इंटरफेस है ना, वो इस पूरी बातचीत को एक मानक भाषा देता है। क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करने के लिए गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब गेट डेटा लेने के लिए, हाँ, पोस्ट नया डेटा बनाने के लिए, हाँ, और पुट डेटा अपडेट करने के लिए, और डिलीट डेटा हटाने के लिए। ये एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे दुनिया का कोई भी सिस्टम समझ सकता है। और अगर कोई जानकारी बार बार मांगी जा रही है तो कैशेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि उसे सर्वर तक जाने से पहले ही रास्ते में कहीं सेव कर लिया जाए, ताकि जवाब तुरंत मिल सके। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि अगर कोई रोज एक ही सवाल पूछ रहा है तो जवाब को एक बोर्ड पर लिखकर बाहर ही टांग दिया जाए। एकदम परफेक्ट उपमा दिया आपने। और जो आखिरी है लेयर्ड सिस्टम, उसका मतलब है कि क्लाइंट और मुख्य सर्वर के बीच कई अलग-अलग लेयर्स हो सकती हैं। जैसे सिक्योरिटी सर्वर या लोड बैलेंसर वगैरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट को कभी पता नहीं चलता, उसे यही लगता है कि वो सीधे मुख्य सर्वर से बात कर रही है। ये सिद्धांत वाकई में इंटरनेट के इस धुंधले पानी को काफी साफ कर देते हैं। अब ये समझने के बाद कि रेस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आता है। वो क्या? थियरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे असल में बनाया कैसे जाए? और यहीं से हम अपनी चर्चा के अगले और बहुत ही दिलचस्प हिस्से में प्रवेश करते हैं, ASP.NET कोर की ताकत। आधुनिक वेब डेवलपमेंट में ना ASP.NET कोर एक बहुत ही शक्तिशाली नाम है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक मुफ्त, ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। ओके। इसे खासतौर पर क्लाउड बेस्ड और भारी ट्रैफिक वाले इंटरनेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मैं थोड़ा सवालिया निशान लगाना चाहूंगा। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से एक बंद इकोसिस्टम रहा है। राइट। उनका रवैया कुछ ऐसा था कि अगर आपको हमारा टूल इस्तेमाल करना है तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करना होगा। हाँ, वो वेंडर लॉक इन वाली बात थी। तो ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का दावा है, यानी विंडोज, मैकओएस और लिनक्स सब पर चलने वाला, और ओपन सोर्स होने का दावा है, क्या ये वाकई में तकनीकी दुनिया में कोई मौलिक बदलाव है या सिर्फ डेवलपर्स को लुभाने के लिए कोई नया मार्केटिंग हथकंडा है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, अच्छा। तो ये सिर्फ मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में माइक्रोसॉफ्ट के अस्तित्व को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। वो कैसे? आज की तारीख में कोई भी कंपनी या स्टार्टअप अपने सर्वर्स के लिए सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बंद कर नहीं रहना चाहता। आज सर्वर और क्लाउड की दुनिया पर लिनक्स का दबदबा है। ये बात तो है। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने फ्रेमवर्क को लिनक्स पर नहीं चलाता, तो डेवलपर्स उन्हें छोड़कर Node.js या पाइथन की तरफ चले जाते। इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से स्क्रैच से दोबारा बनाया। मतलब ये समय की मांग थी। बिल्कुल। है जिसका नाम केस्ट्रल है, जो इसकी परफॉर्मेंस को बहुत तेज बनाता है। हाँ, केस्ट्रल की वजह से ही ASP.NET कोर दुनिया के सबसे तेज वेब फ्रेमवर्क्स में गिना जाता है। इसके अलावा इसमें एक यूनिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल भी है। वो क्या होता है? पहले डेवलपर्स को वेब पेज बनाने के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था और API बनाने के लिए अलग। अब एक ही फ्रेमवर्क के नियमों का पालन करते हुए दोनों काम किए जा सकते हैं। मैंने इस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हुए एक टर्म पर बहुत गौर किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे समझने की कोशिश की तो मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। ये शुरुआत में सबको कंफ्यूज करता है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोड के अंदर कोई सिरिंज चुभोई जा रही हो। ये इतना अहम क्यों है? मैं समझाती हूँ। ये नाम थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। मान लीजिए एक इंसान अपना घर बनवा रहा है। ठीक है, अगर वो एक प्लम्बर को बुलाता है तो क्या वो उम्मीद करेगा कि प्लम्बर अपना टूल बॉक्स साथ लेकर आए, या फिर घर के मालिक को
उसके लिए सारे औजार खुद बाजार से खरीद कर लाने होंगे। जाहिर है प्लम्बर अपना टूल बॉक्स खुद लेके आएगा, मैं थोड़ी ना पेंचकस खरीदूंगा उसके लिए। ठीक इसी तरह कोडिंग में भी होता है। जब एक कोड का हिस्सा, मान लीजिए एक कंट्रोलर, किसी दूसरे हिस्से जैसे डेटाबेस से बात करना चाहता है, तो उसे उस कनेक्शन को खुद नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को ये जिम्मेदारी देता है कि वो जरूरत पड़ने पर बने बनाए औजार या कनेक्शन उस कोड को सौंप दे। मतलब टूल बॉक्स पहले से रेडी रहता है। एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोड के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर बुरी तरह निर्भर नहीं होते। कल को अगर आपको अपना डेटाबेस बदलना पड़े तो आपको अपना पूरा कोड नहीं बदलना पड़ेगा। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है, इसे टेस्टिंग करना भी बहुत आसान हो जाता होगा। बहुत आसान हो जाता है। एक और शब्द जो बार बार सामने आता है वो है मिडलवेयर पाइपलाइन। ये क्या है? मिडलवेयर पाइपलाइन को ना एक कारखाने की असेंबली लाइन की तरह समझें। जब कोई HTTP रिक्वेस्ट इंटरनेट से सर्वर पर आती है तो वो इस पाइपलाइन से गुजरती है। ओके। रास्ते में अलग अलग स्टेशंस होते हैं जिन्हें मिडलवेयर कहते हैं। पहला स्टेशन चेक कर सकता है कि क्या ये रिक्वेस्ट सुरक्षित है। दूसरा स्टेशन इस रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड या लॉग रख सकता है। और तीसरा स्टेशन इसे सही जगह भेज सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या इस पाइपलाइन में इतने सारे स्टेशन होने से सर्वर की स्पीड कम नहीं हो जाती? मेरा मतलब है, अगर हर रिक्वेस्ट को 10 अलग-अलग चेक से गुजरना पड़े तो ये केस्ट्रल सर्वर की उस सुपर स्पीड को तो खत्म ही कर देगा ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन यहीं पर मिडलवेयर की असली खूबसूरती छुपी है। इसे शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट? वो कैसे? मान लीजिए पहला मिडलवेयर सिक्योरिटी चेक का है। अगर उसे लगता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो हैकर की है या उसके पास सही पासवर्ड नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट को आगे असेंबली लाइन में भेजता ही नहीं है। वो वहीं से उसे वापस कर देता है। इससे आगे के भारी काम जैसे डेटाबेस में कुछ खोजना होते ही नहीं है। इससे सर्वर की बहुत सारी ऊर्जा और समय बच जाता है। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हमने ये सारी थ्योरी तो समझ ली, रेस्ट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, पाइपलाइन कैसे काम करती है। राइट। लेकिन ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं रहनी चाहिए। जी। अगर किसी को असल में ये API बनाना हो तो ये असेंबली लाइन शुरू कैसे होती है? चलिए उस प्रक्रिया में उतरते हैं। इसे शुरू करना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले एक डेवलपर को अपने सिस्टम में .NET SDK इंस्टॉल करना होता है और कोई भी कोड एडिटर जैसे विजुअल स्टूडियो खोलना होता है। ठीक है। फिर बस टर्मिनल में एक कमांड टाइप करनी होती है, .NET New Web API। वेट, बस एक लाइन का कमांड? हाँ, इस एक लाइन के कमांड से पूरे प्रोजेक्ट का बुनियादी ढांचा तैयार हो जाता है। क्या बात है। फाइलें, फोल्डर, पाइपलाइन की बुनियादी सेटिंग, सब कुछ अपने आप बन जाता है। इसके बाद API बनाने के मुख्य 5 चरण शुरू होते हैं। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है मॉडल बनाना। रेस्टफुल API में मॉडल ये तय करता है कि डेटा का आकार कैसा होगा। मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? राइट। मान लीजिए एक ऑनलाइन दुकान बनानी है तो एक प्रोडक्ट नाम की C# क्लास बनाई जाएगी। इसमें प्रोडक्ट की ID, नाम और कीमत जैसी प्रॉपर्टीज परिभाषित की जाएंगी। ठीक है, मतलब हमने डेटा का ढांचा तय कर लिया। फिर दूसरा चरण डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। मुझे याद है मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ASP.NET कोर डेटाबेस से बात करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर या EF कोर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये EF कोर असल में करता क्या है? EF कोर एक बहुत ही शक्तिशाली जादू की तरह है। आमतौर पर ना C# का कोड SQL डेटाबेस की भाषा नहीं समझता। हाँ, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। तो EF कोर एक अनुवादक या ट्रांसलेटर का काम करता है। ये आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट मॉडल को लेता है और डेटाबेस में अपने आप वैसी ही एक टेबल बना देता है। मतलब डेवलपर को मैनुअली डेटाबेस नहीं बनाना पड़ता? बिल्कुल नहीं। डेवलपर को लंबे लंबे SQL क्वेरीज नहीं लिखने पड़ते। इसके लिए हम बस एक DB कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाते हैं जो डेटाबेस के साथ इस पूरी बातचीत को संभालती है। और तीसरा चरण होता है सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना। ये काम program.cs फाइल में होता है। हाँ, पहले ये startup.cs में होता था। राइट। यहीं पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके सिस्टम को बताते हैं कि भाई जब भी किसी को डेटाबेस की जरूरत हो तो ये वाला DB कॉन्टेक्स्ट पकड़ा देना। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम चरण, कंट्रोलर बनाना। ओके। यही वो जगह है जहां इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट्स असल में टकराती हैं। एक प्रोडक्ट्स कंट्रोलर बनाया जाता है जो तय करता है कि अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आए तो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजनी है, और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आए
तो नया प्रोडक्ट डेटाबेस में सेव करना है। एग्जैक्टली। यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, ये पूरी प्रक्रिया, मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोलर, इतनी घुमावदार क्यों है? मतलब एक सामान्य डेटाबेस को सीधे इंटरनेट से क्यों नहीं जोड़ देते? बीच में इस कंट्रोलर की क्या जरूरत है? सीधे डेटाबेस में क्यों नहीं घुस सकते? अगर हम डेटाबेस को सीधे इंटरनेट से जोड़ देंगे ना, तो ये वैसा ही होगा जैसे किसी बैंक की तिजोरी के दरवाजे को बीच सड़क पर खुला छोड़ देना। ओह, कोई भी आएगा और पैसे यानी आपका डेटा ले जाएगा या उसे बदल देगा। बीच में जो कंट्रोलर है वो एक सख्त सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। सुरक्षा गार्ड? हाँ, कंट्रोलर ये तय करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट क्या एक्शन लेगी। वो सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति डेटा मांग रहा है क्या उसे वो डेटा देखने का अधिकार है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन चेक करता है। राइट। क्या डेटा सही फॉर्मेट में भेजा गया है? अगर आप सीधे डेटाबेस को एक्सेस दे देंगे तो सिस्टम में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। कंट्रोलर इस अव्यवस्था को रोकता है। अब मैं समझ गया। और फिर 5वां चरण होता है टेस्टिंग। जब सब कुछ सेट हो जाए तो पोस्टमैन जैसे टूल्स का उपयोग करके एपीआई को टेस्ट किया जाता है कि क्या वो सही जवाब दे रहा है या नहीं। सही कहा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। और क्या बच गया? जब एपीआई बनकर तैयार हो जाता है तो उसे वास्तविक दुनिया के भारी ट्रैफिक और खतरों के लिए तैयार करना पड़ता है। यहीं पर बेस्ट प्रैक्टिसेस काम आती हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर कोई सिर्फ ये चाहता है कि उसका ऐप बिना क्रैश हुए चले, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि तकनीक में परफॉर्मेंस और लंबी उम्र कैसे सुनिश्चित करें। सबसे पहली चीज है उचित HTTP स्टेटस कोड्स का इस्तेमाल करना। सर्वर को सिर्फ डेटा ही नहीं भेजना चाहिए, बल्कि ये भी बताना चाहिए कि हुआ क्या है। जैसे 200 का मतलब सब ठीक है, 404 का मतलब डेटा नहीं मिला, और 500 का मतलब सर्वर में कोई क्रैश हुआ है। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही है कि वेटर सिर्फ ये न कहें कि खाना नहीं है, बल्कि ये भी बताए कि खाना खत्म हो गया है, मतलब 404, या किचन में आग लग गई है, मतलब 500। हाँ, सटीक उपमा है ये। इसके बाद आता है API वर्जनिंग। ये बहुत बहुत जरूरी है। वर्जनिंग क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि एक बहुत मशहूर मोबाइल ऐप है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर ने API में थोड़ा बदलाव किया। मान लीजिए नेम फील्ड को बदलकर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दिया। ठीक है। अगर API का वर्जन नहीं बदला गया ना, तो रातों रात दुनिया भर के उन लाखों लोगों का ऐप क्रैश हो जाएगा। अरे बाप रे! क्योंकि उनका ऐप अभी भी पुराना नेम फील्ड ढूंढ रहा है जो अब मौजूद ही नहीं है। वर्जनिंग जैसे V1/products और V2/products ये सुनिश्चित करती है कि पुराने ऐप्स पुराने रास्ते पर चलते रहें, जबकि नए ऐप्स नए रास्ते का इस्तेमाल करें। ये तो सच में एक बुरे सपने जैसा है अगर वर्जनिंग ना हो। और सुरक्षा के लिए भी तो कदम उठाने होते हैं, जैसे HTTPS का इस्तेमाल, ताकि रास्ते में डेटा एन्क्रिप्टेड रहे। हाँ, और ऑथेंटिकेशन के लिए JWT या JSON वेब टोकन्स का उपयोग। बिल्कुल। और इन सब के साथ स्वैगर या ओपन API का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि डेवलपर्स स्वैगर को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वैगर सिर्फ एक साधारण डॉक्यूमेंटेशन या कोई नीरस किताब नहीं है। ये दूसरे डेवलपर्स के लिए एक इंटरैक्टिव नक्शे की तरह है। इंटरैक्टिव नक्शा? हाँ, जब कोई दूसरा ऐप आपके API से जुड़ना चाहता है तो स्वैगर उन्हें एक स्क्रीन पर दिखाता है कि कौन-कौन से रास्ते या एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, और वे वहीं से उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। ये डेवलपर्स के हजारों घंटे बचाता है। और एक आखिरी तकनीकी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यानी एसिंक और अवेट का इस्तेमाल करना। ये क्या जादू है? ये परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं समझाती हूँ। एक सर्वर के पास काम करने के लिए कुछ सीमित थ्रेड्स या मजदूर होते हैं। ओके। अगर एक मजदूर डेटाबेस से डेटा आने का इंतजार कर रहा है और उसमें समय लग रहा है, तो वो खाली खड़ा रहता है। एसिंक प्रोग्रामिंग उसे कहती है, जब तक डेटाबेस अपना काम कर रहा है, तुम जाकर किसी और यूजर की रिक्वेस्ट संभालो। अच्छा। जब डेटा तैयार होगा, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ये बिल्कुल एक मास्टर शेफ की तरह है जो ओवन में केक रखकर उसके सामने खड़ा नहीं रहता, बल्कि उस बीच सब्जियां काटने लगता है। इससे तो सर्वर बहुत भारी ट्रैफिक को भी आसानी से संभाल लेता होगा। बिल्कुल। ये सब वाकई में बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें
तो यह स्पष्ट है कि ASP.NET कोर की मदद से रेस्टफुल APIs बनाना इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत, सुरक्षित और तेज बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। राइट। यह सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लाइनें लिखने के बारे में नहीं है। यह अलग-अलग सिस्टम्स को आपस में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कंफ्यूजन के बात करने के काबिल बनाने के बारे में है। और एक ऐसा सिस्टम तैयार करने के बारे में है जो दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले डेटा की मांग को पूरी सटीकता, तेजी और सुरक्षा के साथ संभाल सके। चाहे वो एक छोटा सा ब्लॉग हो या कोई बड़ा ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। आज की ये चर्चा बहुत ही गहरी और ज्ञानवर्धक रही, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर, बताइए। पूरी चर्चा में हमने देखा कि रेस्टफुल APIs की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टेटलेसनेस है, जहां हर इंटरैक्शन अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। सर्वर को अतीत की यादों का कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता। अब जरा सोचिए, अगर हम इस तकनीकी आर्किटेक्चर को इंसानी दुनिया या हमारे काम करने के तरीकों पर लागू करें, अच्छा, तो क्या भविष्य की कंपनियों की या टीम मैनेजमेंट को भी स्टेटलेस होना चाहिए? ये बहुत ही अनूठा नजरिया है। आप कहना चाहते हैं कि काम का हर निर्देश अपने आप में इतना स्पष्ट हो कि पुरानी बातों पर निर्भर न रहना पड़े। बिल्कुल। जहां काम का हर हिस्सा, हर प्रोजेक्ट इतना स्वतंत्र और पारदर्शी हो कि उसे किसी संस्थागत याददाश्त या कहें तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, पुरानी आदतों या ऑफिस की राजनीति की धुंध पर निर्भर न रहना पड़े। वाओ। एक ऐसा वर्कप्लेस जहां हर नई रिक्वेस्ट या हर नया काम एक फ्रेश स्टार्ट हो, बिना किसी पुराने बैगेज के। क्या हम इंसानी रिश्तों या अपने वर्कफ्लो को भी एक साफ और पारदर्शी एक्सरे की तरह बना सकते हैं? जहां हर व्यक्ति को बस उतनी ही जानकारी मिले और देनी पड़े जितनी उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। ये सच में काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई अपने फोन पर किसी ऐप पर क्लिक करे और वो पलक झपकते ही दुनिया भर की जानकारी स्क्रीन पर ला दे, तो उस स्टेटलेस और शांत API के बारे में जरूर सोचिएगा, जो पर्दे के पीछे बिना थके काम कर रहा है। बिल्कुल। और शायद इस विचार पर भी गौर कीजिएगा कि क्या हमारी अपनी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीकों को भी थोड़े से स्टेटलेसनेस की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए।